अस्सलाम वालेकुम। केमिस्ट्री में मॉडर्न थ्योरीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। मॉडर्न थ्योरीज़ को समझे बगैर आप केमिकल काइनेटिक्स, थर्मोडायनामिक्स, केमिकल इक्विलिब्रियम और दीगर केमिकल रिएक्शंस के रिलेटेड जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको नहीं समझ सकते। इन मॉडर्न थ्योरीज़ में तीन अहम थ्योरीज़ हैं: वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी यानी वेस्पर, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी वीबीटी और मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी एमओटी। ये तीनों थ्योरीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। हर एग्ज़ाम में इन थ्योरीज से ऑलमोस्ट क्वेश्चंस आते हैं। वीबीटी और वेस्पर से तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो आज की वीडियो में हम वेस्पर और वीबीटी दोनों को डिस्कस करेंगे और इनके रिलेटेड जिस डायमेंशंस के अंदर क्वेश्चंस को पूछा जा सकता है उनको डिस्कस करेंगे। एमसीक्यूज़ को डिस्कस करने से पहले मैं दो टेबल आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा, एक वेस्पर का और एक वीबीटी का। जो आपके सामने स्क्रीन पे टेबल है, इसके अंदर वेस्पर मॉडल दिया गया है। अगर हम नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स डेंस एरियाज़ को देखें तो ये जो हमारे पास आ रही है शेप, ये है ए बी टू टाइप की, यानी ए बी मीन्स बॉन्डिंग पेयर्स हैं इसके अंदर दो, और जिसके अंदर दो बॉन्डिंग पेयर होते हैं उसकी जियोमेट्री होती है इलेक्ट्रॉन पेयर जियोमेट्री। दो याद रखिएगा, जो ओरिजिनल जियोमेट्री होती है वो इलेक्ट्रॉन पेयर होती है, फिर जो उसके अंदर बॉन्डिंग और लॉन पेयर की वजह से चेंजिंग आती है जियोमेट्री के अंदर, वो मोलिकुलर जियोमेट्रीज होती हैं। तो जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन पेयर जियोमेट्री होती है ए बी टू टाइप की, वो होती है लीनियर, और इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। इसके अंदर जो एंगल होता है वो 180 डिग्री का होता है। अच्छा, उसके बाद अगर हमारे पास तीन बॉन्ड पेयर हों तो जो जियोमेट्री आएगी वो ट्राइगोनल प्लेनर आएगी, और इसकी अगर हम टाइप को डिस्कस करें तो ये भी 3 टाइप होती है, और ट्राइगोनल प्लेनर होती है इसकी जियोमेट्री। और अगर इसमें जो है वो तीनों के तीनों बॉन्ड पेयर हों और इसका एंगल होता है 120 डिग्री का। अगर इसमें एक लॉन पेयर हो तो इसकी ज्योमेट्री जो है ये बेंट हो जाती है, जैसे कि इस डायग्राम के अंदर वन लोन पेयर में बताया गया, और एंगल इसका लेस देन 120 आ जाता है। इसका एंगल लेस देन 120 डिग्री पे आ जाता है। अब तीसरी जो टाइप है हमारी, ये AB4 टाइप है, और इसके अंदर हमारे पास जो मोलिक्यूल यहाँ पे दिया जाता है, इसकी जो शेप होती है इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री वो टेट्राहाइड्रल होती है। मोलिकुलर ज्योमेट्री इसकी अगर 4 के 4 बॉन्ड पेयर हैं तो इसकी टेट्राहाइड्रल होगी और इसका एंगल होगा 109.5 डिग्री का। लेकिन अगर इसमें एक लॉन पेयर आ जाता है तो इसकी ज्योमेट्री जो है, चूँकि लॉन पेयर मैक्सिमम स्पेस को ऑक्यूपाई करता है देन बॉन्ड पेयर्स, तो इसकी जो ज्योमेट्री है वो चेंज हो जाती है टेट्राहाइड्रल से ट्राइगोनल पैरामाइडल, और एंगल जो होता है ये 107 पॉइंट समथिंग के 5 या इसके समथिंग इसकी प्रॉक्सिमिटी में आ जाता है। लेकिन अगर इसके अंदर दो लॉन पेयर आ जाएं, जैसे कि वाटर मॉलिक्यूल है, इसके अंदर दो टेट्राहाइड्रल इसके इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री है, लेकिन मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री में दो इसके अंदर लॉन पेयर होते हैं, तो बेंड शेप आ जाती है और एंगल मजीद कम होकर 104.5 डिग्री या इसकी प्रॉक्सिमिटी में चला जाता है। जो हमारे पास नेक्स्ट टाइप है वो है AB5। AB5 जो टाइप के मॉलिक्यूल्स हैं, इनकी जो बेसिक ज्योमेट्री होती है इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री, वो होती है ट्राइगोनल बाईपैरामाइडल, और इसके अंदर दो तरह के एंगल होते हैं, एक 90 डिग्री का और दूसरा 120 डिग्री का। ये दो एंगल इसमें पाए जाते हैं। अगर तीनों के तीनों बॉन्ड 5 के 5 बॉन्ड पेयर हों तो ट्राइगोनल बाईपैरामाइडल ही आएगी और एंगल यही आएंगे। लेकिन अगर इसके अंदर एक हमारे पास लॉन पेयर आ जाए तो जो ज्योमेट्री बनती है वो सी हॉर्स की तरह बनती है, या सी सा ज्योमेट्री जो हमारे पास होती है वो सी सा की तरह होती है। तो उसके बाद अगर इसमें दो लॉन पेयर आ जाएं तो ये जो ज्योमेट्री बनेगी ये एक टी शेप बनेगी, क्योंकि ये वाला जो बॉन्ड है ये 3D में है और ये बिल्कुल आउट ऑफ द प्लेन है, तो टी शेप ज्योमेट्री बनेगी। और अगर इसमें तीन लॉन पेयर आ जाएं तो ये हमारे पास लीनियर ज्योमेट्री बनेगी। यहाँ पे एंगल जो होंगे ये सारे 90 डिग्री के होंगे और यहाँ पे एंगल 180 डिग्री का होगा। उसके बाद लास्ट पे हमारे पास जो टाइप आती है वो है AB6। इसकी जो इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री है वो ऑक्टाहेड्रल है, और ऑक्टाहेड्रल है। अगर पांचों 6 के 6 बॉन्ड पेयर्स हों तो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होगी, और अगर एक लॉन पेयर आ जाए तो स्क्वायर पैरामाइडल बन जाएगी, और इसका जो मोस्टली एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। और इस सूरत में भी अप्रॉक्सीमेटली 90 डिग्री ही एंगल रहते हैं अगर एक स्क्वायर पैरामाइडल में चली जाते हैं। अगर दो लॉन पेयर हों तो स्क्वायर प्लेनर होती है और एंगल 90 डिग्री ही रहते हैं इसमें। तीन लॉन पेयर हों तो टी शेप बन जाता है और इसमें भी एंगल 90 डिग्री रहता है, और 4 लॉन पेयर हों तो हमारे पास जो है दो बॉन्ड पेयर में ये लीनियर बन जाती है और 180 डिग्री इसमें एंगल आ जाता है। तो ये था वेस्पर का एक ओवरव्यू। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं वीबीटी का कैसा ओवरव्यू है।
जी, तो वीबीटी के अंदर देखें, वीबीटी के अंदर जो हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है वो हाइब्रिडाइजेशन का होता है, और यही कंसेप्ट थ्रू आउट वीबीटी जो है वो ओवरलैपिंग की सूरत में हमें देखने को मिलता है। तो वीबीटी के अंदर जिस फिनोमेना को आप डिस्कस करेंगे वो ऑर्बिटल्स की आपस में ओवरलैपिंग का फिनोमेना होता है। तो वीबीटी इसी के गिर्द जो है वो रिवॉल्व कर रही होती है। बेसिक फार्मूलाज इसके वही हैं जो वेस्पर के होते हैं। AX2 यानी इसके अंदर दोनों के दोनों बॉन्ड पेयर्स हैं, शेप लीनियर होगी, एंगल 180 डिग्री का होगा। यहाँ पे जो चीज़ याद रखने वाली है वो ये कि हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होगी, इसमें हाइब्रिडाइजेशन होगी S और P की, यानी एक ऑर्बिटल S का जाएगा और एक ही P का, और ये आपस में हेड टू हेड ओवरलैप करेंगे, और इससे जो है डीजेनरेट ऑर्बिटल बनेंगे वो दो बनेंगे SP के। जो नेक्स्ट है हमारे पास वो है AX3 टाइप के, और इनकी जो बेसिक जियोमेट्री होती है वो ट्राइगोनल प्लेनर होती है, जैसे कि आप डिस्कस कर चुके हैं पहले। एंगल 120 डिग्री का होता है। जो इसकी हाइब्रिडाइजेशन होती है वो SP2 होती है, यानी इसके अंदर 3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल होते हैं SP2 के, यानी एक S का होता है और 2 P के। नेक्स्ट है हमारे पास AX4, और इसकी जो बेसिक जियोमेट्री है वो टेट्राहाइड्रल है, एंगल 109.5 है, और इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन है वो SP3 है, यानी इसके अंदर 4 ऑर्बिटल जो हैं वो आपस में ओवरलैप करते हैं, एक S और 3 P के। AX5 ट्राइगोनल बाईपैरामाइडल इलेक्ट्रॉन पेयर जियोमेट्री है इसकी, एंगल इसमें 120 और 90 डिग्री के होते हैं, और इसमें जो है हमारे पास 5 ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं, एक S का, 3 P के और एक D का। तो इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन बनेगी वो SP3D बनेगी, और 5 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हमें हासिल होंगे इससे। AX6 ऑक्टाहाइड्रल बेसिक जियोमेट्री है, और 90 डिग्री इसके अंदर जो है वो एंगल होता है, और इसके अंदर 6 ऑर्बिटल जो है ये ओवरलैप करते हैं, एक S का, 3 P के और 2 जो हैं वो D के। तो SP3D2 इसकी हाइब्रिडाइजेशन बनती है। अगर हमारे पास एक लॉन पेयर आ जाए AX3 के अंदर, ये जो हमने AX3 जो है यहाँ पे, उसके अंदर अगर एक लॉन पेयर आ जाए तो हमारे पास जियोमेट्री जो शेप बनती है वो X2A फार्मूला बनता है AX2N, यानी 2 बॉन्ड पेयर और एक लॉन पेयर। इसकी वाज़ेह मिसाल हमारे पास जो है वो आ सकती है SnCl2 की, और इसके अंदर जो है यहाँ पे इसके ऊपर एक लॉन पेयर होता है। तो बेंट शेप होती है इसकी, एंगल लेस देन 120 होता है, और इसकी जो शेप बनती है वो SP2 बनती है, यानी इसके अंदर एक S का होता है और 2 P के ऑर्बिटल जो है वो ओवरलैप करते हैं। अगर हमारे पास AX4 से 2 लॉन पेयर हों और 2 ही बॉन्ड पेयर हों, AX2N2, ये वाली सूरत आ जाए तो बेंट शेप होती है जैसे वाटर का मॉलिक्यूल है, एंगल लेस देन 109.5 होता है। ये तो बेसिकली इसमें वेस्पर से ही ड्राइव किए हुए हैं एंगल, और इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन बनती है वो SP3 ही बनती है। और अगर हमारे पास जो है वो AB4 टाइप का AX3N आ जाए, जिसमें एक लॉन पेयर होता है और 3 बॉन्ड पेयर आते हैं, तो ट्राइगोनल पैरामाइडल जियोमेट्री बनती है जैसे NH3 है। और इस सूरत में ट्राइगोनल पैरामाइडल में इसमें लेस देन 109.5 डिग्री एंगल होता है, और इसकी शेप भी SP3 ही होती है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने लिखी है, इसको रिमेंबर आप लोगों ने रखना है। अगर कोई भी क्वेश्चन आए और उसमें आपसे कहा जाए कि हाइब्रिडाइजेशन निकालें, तो इसका एक फार्मूला है, आप लिखें 1/2 V यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस M मोनोवैलेंट एटम, कितने मोनोवैलेंट एटम है उसमें, और माइनस कर दें उसमें से C या A को। C मीन्स कैटाइंस और A मीन्स एनाइन। नीचे मेंशन है, V से मुराद वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, M से मीन्स है मोनोवैलेंट एटम, और C और A का मतलब है नंबर ऑफ कैटाइंस आर एनाइंस। हम NH4 पे इस फार्मूले को अप्लाई करते हैं, ज़रा देखिएगा हाइब्रिडाइजेशन क्या बनेगी। 1/2 फार्मूले के मुताबिक आ गया। N इसमें बेसिक जो हमारे पास फंडामेंटल इसके अंदर पार्ट रोल अदा कर रहा है सेंट्रल एटम के तौर पे, तो N की अगर हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखें तो 5 है, तो 5 हमने लिख दिए। और इसमें कितने जो है मोनोवैलेंट एटम जो हैं वो शामिल हो रहे हैं, तो मोनोवैलेंट एटम H के हैं और ये 4 हैं, तो इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 4 हुए, तो 4 एटम्स हैं बेसिकली, तो हमने 4 लिख दिया। कैटाइन है और इसके ऊपर चार्ज कितना है, +1 का, तो हमने इसके अंदर से -1, चूँकि कैटाइन हमने माइनस करना है फार्मूले के मुताबिक, यहाँ पे अगर आप देख सकें तो इसको माइनस किया तो इसका आंसर कितना आया 5 4, 9 में से 8 गया, तो 9 में से 1 गया 8 को 2 से डिवाइड किया तो आंसर आया 4। इट मीन्स कि इसकी हाइब्रिडाइजेशन 4 होगी, और 4 का मतलब है कि इसके अंदर हाइड्रोजन जो है वो 4 हैं, और 4 जो हमारे पास ऑर्बिटल किस सूरत में ओवरलैप कर सकते हैं, तो एक ही सूरत है जिसमें जो हाइब्रिडाइजेशन है जिसके अंदर 4 ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करते हैं, वो है SP3, यानी एक सिंगल S का और 3 P के। तो इस तरीके से आप डिफरेंट जो आपको पेपर के अंदर जो क्वेश्चन आया और आप उसमें हाइब्रिडाइजेशन का पूछा गया हो, तो इस फार्मूले को यूटिलाइज करते हुए आप हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
और ये ट्रिक जो है आप इसको यूज़ कर सकते हैं हर पेपर के अंदर, और ऑलमोस्ट हर पेपर के अंदर इस रिलेटेड एक क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। अब चलते हैं हम क्वेश्चंस की तरफ और देखते हैं कि कौन से क्वेश्चन जो हैं वो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं। पहले क्वेश्चन को देखें, द एंगल बिटवीन टू कोवलेंट बॉन्ड इज मैक्सिमम इन। आपको 4 ऑप्शन दिए गए और कहा गया कि किसके अंदर जो है एंगल मैक्सिमम है। सबसे पहले देखते हैं H2O को। H2O का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है, H और यहाँ पे भी H होता है, बेंट शेप इसकी होती है और इसके ऊपर 2 लोन पेयर होते हैं जो कि हमारे पास कुछ इस शक्ल के आ रहे होते हैं, और इसका जब हम एंगल निकालते हैं तो वेस्पर के अकॉर्डिंग इसका एंगल होता है 104.5 डिग्री, और इसकी जो शेप होती है वो बेंट होती है। अब नेक्स्ट का देख लेते हैं CO2। CO2 का जो स्ट्रक्चर होता है इसके अंदर हम कुछ इस तरीके से इसको डील करते हैं, और इसमें जो डबल बॉन्ड होते हैं ओके इनको सिंगल बॉन्ड कंसीडर किया जाता है अकॉर्डिंग टू वेस्पर, और जब इसका एंगल फाइंड आउट करते हैं तो एंगल इसका होता है 180 डिग्री। ये एक लीनियर मॉलिक्यूल है। और जो नेक्स्ट है हमारा वो NH3 है। NH3 बेसिकली एक टेट्राहाइड्रल मॉलिक्यूल है। वाटर भी एक टेट्राहाइड्रल था, यानी इसकी भी इलेक्ट्रॉनिक जियोमेट्री टेट्राहाइड्रल ही है। NH3 की भी इलेक्ट्रॉनिक जियोमेट्री टेट्राहाइड्रल है, चूँकि इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन पेयर हैं वो टोटल 4 हैं, एक लॉन पेयर है और बाकी जो हैं इसके वो बॉन्ड पेयर है। तो NH के अंदर जो टोटल एंगल मैक्सिमम हमारे पास बनता है वो लेस देन 109.5 होता है, और ये बनता है 107.5 डिग्री, और इसकी जो शेप होती है ये ट्राइगोनल पैरामाइडल होती है, पैरामाइडल इसकी शेप होती है। अच्छा, और उसके बाद लास्ट पे हमारे पास है टेट्राहाइड्रल ज्योमेट्री है प्योर, और इसके अंदर चूंकि हमारे पास टोटल जो बॉन्ड पेयर हैं वो 4 हैं, और 4 के 4 ही बॉन्ड पेयर हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर लोन पेयर 0 है, इसमें C है, H और इसमें 4 जो है ये इलेक्ट्रॉन पेयर है। इसमें जो एंगल बनता है ये हमारे पास 109.5 डिग्री का होता है, और प्योर टेट्राहाइड्रल ज्योमेट्री। अब एंगल को कंपैरिजन करें, 109.5 डिग्री, 107.5 डिग्री, 180 और यहाँ पे 104, तो ऑफ कोर्स जो 180 वाला है वो हमारा राइट ऑप्शन होगा, और वो है ऑप्शन 2। क्वेश्चन 2 काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये VBT से आया है, और आपसे कहा गया कि बताएं फॉलोइंग में से कौन सा हमारे पास जो है उसकी हाइब्रिडाइजेशन DsP2 है। DsP2 हाइब्रिडाइजेशन में आप ये चेक करें कि एक d ऑर्बिटल होगा और एक s है, और एक 2 हमारे पास जो है ये p के ऑर्बिटल शामिल होंगे, तो DsP2 बनेगा। अगर हम PCl5 को देखें तो PCl5 में p के साथ जो हमारे पास Cl के होते हैं ये 5 ऑर्बिटल होते हैं, और कोई इस तरह की ज्योमेट्री बनती है, ये होती है ट्राइगोनल बाईपैरामाइडल, और ये AB 5 टाइप के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उस तरह की ज्योमेट्री है, तो ये तो हमारा ऑप्शन नहीं होगा। नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारे पास जो ज्योमेट्री है ये इसको मैं डिस्कस करता हूँ थोड़ी देर में। Ni निकल का जो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ है इसको देखें तो चूँकि कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये हमारे पास यहाँ पे न्यूट्रल लिगेंड्स हैं, तो कुछ इस तरीके की ज्योमेट्री बनती है, और ये जो ज्योमेट्री है ये टेट्राहाइड्रल है। और आपको पता है कि टेट्राहाइड्रल जो होते हैं उनकी जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो sp3 होती है, तो टेट्राहाइड्रल sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, ये भी DsP2 नहीं है, ये वाला तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता। तो अब चलते हैं इसको डिस्कस करते हैं कि इसकी ज्योमेट्री कौन सी है। देखें, निकल जो होता है इसके इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में होते हैं आई थिंक 3d8, डी का मुझे नहीं पता कौन सा ऑर्बिटल है, लेकिन इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो 8 होते हैं। जब निकल प्लस बनता है यानी यहाँ पे 8 में से 6 जो होते हैं वो पेयर्ड होते हैं, और एक लॉन पे एक जो होता है वो अनपेयर्ड, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 अनपेयर्ड होते हैं। अच्छा, निकल जब 2 प्लस बनता है, चूँकि इस शेप के अंदर हमें मालूम है, यहाँ पे हम वैलेंसी से देख के इसको अंदाज़ा लगा सकते हैं कि निकल 2 प्लस है। जब निकल 2 प्लस बनता है तो हमारे पास 4 ऐसे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रिवॉल्व हो जाते हैं। यानी अगर हम निकल को लिखना चाहें 2 प्लस को, तो इसके यहाँ पे डी के आप लिखेंगे 5, 1 2 3 और ये इसके 5 बन गए। और डी में कुछ इस तरीके से होता है कि पहले में डबल, यहाँ भी पेयर्ड और यहाँ भी पेयर्ड, ये 6, और यहाँ पे जो है ये सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहाँ 4s है, ये अगर डी है और ये s है, तो s में से 2 जो थे वो रिवॉल्व हो गए हैं, जिससे 2 प्लस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आई है इसकी। और यहाँ पे इसके p के जो हैं
वो हमारे पास अनपेयर, यहाँ पे p पड़ा हुआ है ऑर्बिटल, और ये एम्प्टी ऑर्बिटल जो है ये साथ में पड़े हुए हैं। अब देखें, जब हमारे पास स्ट्रॉन्ग लिगेंड आता है, वीबीटी का एक पास्टुलेट है कि जब स्ट्रॉन्ग लिगेंड आएगा, और CN जो है ये एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, जैसे ये अप्रोच करता है, इसके अप्रोच करने के बाद ये वाले जो इलेक्ट्रॉन हैं ये पेयर्ड हो जाते हैं। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करके यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ से रिवॉल्व हो जाएगा और यहाँ पे आके पेयर्ड हो जाएगा इसके साथ। तो इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पे पेयर्ड हो जाएगा तो डी का ये वाला ऑर्बिटल अवेलेबल होगा, और 4s के ये वाला ऑर्बिटल अवेलेबल होगा s का हमारे पास, और p के भी यहाँ से 2 ऑर्बिटल जो हैं वो भी साथ में इनके शामिल हो जाते हैं। और हाइब्रिडाइजेशन जो होती है वो कुछ इस तरीके से बनती है, जिसमें एक d का और एक s का और p के 2 ऑर्बिटल्स मिलते हैं, और DsP2 हाइब्रिडाइजेशन जो है वो हमारे पास बनती है। चूंकि ये एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड था इसलिए इसने पेयरिंग किया, और उसके बाद ये जो हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन है ये क्रिएट किया। तो वीकर होता तो ये वाली सिचुएशन क्रिएट ना करता, और अगर न्यूट्रल होता तो फिर भी ये वाली हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास हासिल ना होती। तो DsP2 जो है ये हमारी करेक्ट किस में फिर होगी, ये निकल वाले कंपाउंड में होगी, जो कि है Ni इंटू सायानाइड के 4 मोनोवैलेंट एटम है इनके साथ, और -2 इसकी ओवरऑल वैलेंसी जा रही है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास ये भी एक VBT का क्वेश्चन है, और इसमें भी एक कम्प्लेक्स दिया गया और कहा गया कि इसकी VBT के अंदर शेप बताएं कौन सी होगी। PTCl4 है। अब यहाँ पे थोड़ा सा इशू है कि ये CFT में डिस्कस होता है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अंदर। इसकी स्प्लिटिंग होती है d ऑर्बिटल की, और स्प्लिटिंग के दौरान जो है इसके d ऑर्बिटल के 2 ऑर्बिटल dx डैश y डैश और dz² जो है ये हायर लेवल पे चले जाते हैं, और बाकी जो ऑर्बिटल होते हैं वो नीचे होते हैं। तो जब ये हायर पे जाते हैं तो हम जब देखते हैं इनके अंदर तो एक वेकेंट d ऑर्बिटल रह जाता है, और बाकी जो इसके 4 ऑर्बिटल्स हैं वो फिल्ड हो जाते हैं, डबल यानी पेयर्ड हो जाते हैं। तो इसका मतलब d जो है ये हम डिस्कस करेंगे जब CFT को हम पढ़ेंगे, और ऑक्टाहेड्रल के लिए और टेट्राहेड्रल के लिए, तो उसके अंदर हम इन चीज़ों को बाकायदा डिस्कस करेंगे। स्प्लिटिंग किस तरीके से होती है और स्प्लिटिंग कौन से करते हैं, और इनके दौरान एनर्जी का जो रिलेशन है वो किस तरीके का है, जो स्प्लिटिंग एनर्जी है। तो ये सारी चीज़ें हम उसमें देखेंगे। लेकिन आपने ये याद रखने वाली चीज़ है यहाँ पे वो ये कि यहाँ इसके दौरान जो है एक हमारे पास वेकेंट d ऑर्बिटल आता है। जब यहाँ से एक वेकेंट आता है तो अब एक वेकेंट यहाँ से आ गया और इसके साथ s और p के मिलते हैं, और जो इसके साथ s और p के मिलते हैं तो इसके बाद जो हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन इसकी बनती है वो DsP3 बनती है। अब 3 p के मिलते हैं, एक s के, और एक d का वेकेंट हमारे पास पहले ही मौजूद है। तो DsP3 जो है ये बेसिकली ट्राइगोनल बाईपैरामाइडल इसकी शेप होती है। अब ट्राइगोनल बाईपैरामाइडल शेप है, लेकिन जब हम PTCl4 को देखते हैं तो इसके अंदर एक लॉन पेयर भी होता है, एक लॉन पेयर है और 4 इसके अंदर बॉन्ड पेयर है। तो एक लॉन पेयर है, 4 बॉन्ड पेयर है। अब ऐसी सूरत में जब एक लॉन पेयर है और 4 बॉन्ड पेयर हैं तो जो हमारे पास इसकी फार्मूला बनेगा वो बनेगा AX। X मीन्स कि इसके अंदर बॉन्ड पेयर कितने हैं, बॉन्ड पेयर 4 हैं, और लॉन पेयर इसके अंदर कितना है, N या E से शो करेंगे तो ये 1 है। तो AX4 में कुछ इस तरीके से हमारे पास जो है इसकी शेप आती है कि ये हमारे पास PT है, और यहाँ पे एक इसका मौजूद है 2 एटम इसके यहाँ पे मौजूद हैं, ये सेंट्रल एटम है, और बेसिकली ये PT यहाँ पे मौजूद है, यहाँ पे इसके लॉन पेयर मौजूद है। ये वाली जो जगह है यहाँ पे लॉन पेयर हैं, और यहाँ फिर बाकी जो रिमेनिंग दोनों बॉन्ड पेयर हैं वो ये हैं। तो ये एक शेप जो है ये सीसा वाली है। अगर आप इसको गौर से देखें तो ये एक सीसा टाइप की शेप हमारे पास आ जाती है। तो यहाँ पे जो इसकी ज्योमेट्री फिर आएगी वो एक सीसा वाली होगी। तो ये इसका बी ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 4 एक इजी क्वेश्चन है। कहा गया कि जो वेस्पर का मॉडल है ये क्या चीज़ प्रिडिक्ट करता है। तो वेस्पर के मॉडल में ज्योमेट्रिकल शेप्स जो हैं उनको प्रिडिक्ट करता है। ये बॉन्ड लेंथ को, बॉन्ड आर्डर को MOT एक्सप्लेन करती है, ये एक्सप्लेन नहीं करता। नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को भी ये एक्सप्लेन नहीं करता। यही इसके ड्रॉबैक्स हैं, ये सिर्फ ज्योमेट्रिकल शेप्स को एक्सप्लेन करता है। क्वेश्चन नंबर 5 में
पिक आउट द एसओ इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर फॉर द फॉलोइंग। एसओ इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर यानी जिनके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इक्वल हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये जिनमें इक्वल से होते हैं वो हमारे पास आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर होते हैं। तो देख लेते हैं, हमारे पास पहला है CH3+। इसमें अगर हम देखें तो C के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, C के पास टोटल 6 प्लस H के पास कितने होते हैं, यहाँ पे 3 हैं। तो एक इसके ऊपर पॉजिटिव है तो इसके अंदर से -1 करें, टोटल इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गए 8। जब हम सेकंड की बात करते हैं जो कि है H3O+, तो इसमें देखते हैं तो हमारे पास टोटल H में 3 और ऑक्सीजन में 8, इसमें से एक माइनस करें चूँकि इसके ऊपर पॉजिटिव 1 है तो इसके पास टोटल आ गए 10। नेक्स्ट हमारे पास है NH3, न्यूट्रल एटम है, N के पास टोटल 7, H के पास टोटल 3, इसके ऊपर चार्ज नहीं है तो 0 होगा साथ में और टोटल इसके पास भी 10 आ गए। जो लास्ट है हमारे पास वो है CH3-, इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, C के पास 6, H के पास 3 और -1 है इस पर तो वो इसमें ऐड हो जाएगा तो टोटल 10। यहाँ से आप देखें तो आपके पास CH3- के पास, NH3 के पास और H2O के पास 10-10 इलेक्ट्रॉन हैं और 10-10 इलेक्ट्रॉन की वजह से ये एसओ इलेक्ट्रॉनिक्स हैं। तो 2, 3 एंड 4 जो हैं ये एसओ इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, तो आपका 4 ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है कि आपको एक केमिकल फार्मूला दिया गया है और इसके अंदर आपने एक्सप्लेन करना है कि फॉलोइंग सीक्वेंस के अंदर कौन सा ऐसी अरेंजमेंट है जिसमें पहला कार्बन जो है उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, दूसरे कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, तीसरे की अगेन sp2 है और चौथे की sp है। बस एक चीज़ को आप रिमेंबर रखिएगा, अगर सिंगल बॉन्ड हो तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी, अगर डबल बॉन्ड हो तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी और अगर ट्रिपल बॉन्ड हो तो sp हाइब्रिडाइजेशन होगी। अब इस पैटर्न को देखते हुए हम इस सीक्वेंस को फाइंड करते हैं। पहले के अंदर sp, तो ये तो वैसे ही हमारा करेक्ट नहीं है क्योंकि यहाँ पे हमने सबसे पहले जो फाइंड आउट करनी है वो sp3 करनी है, तो ये वाला ऑप्शन तो नहीं होगा। नेक्स्ट के अंदर देखें तो इसके अंदर भी यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो sp2 आ जाएगी, तो ये वाला भी हमारा करेक्ट ऑप्शन नहीं है। तीसरे के अंदर देखें तो यहाँ पे sp3 है, तो यहाँ पे हमारे पास ये वाला तो करेक्ट ऑप्शन है। यहाँ CH है, डबल बॉन्ड CH, तो यहाँ sp2 है, ये भी sp2 है और जो लास्ट है हमारा इसके अंदर अगेन sp3 है, तो हमें आखिर पे sp3 नहीं चाहिए, हमें आखिर पे चाहिए sp, तो ये वाला ऑप्शन भी हमारा करेक्ट नहीं है। फिर 4 में देखें तो यहाँ sp3 है, यहाँ sp2 है और CN के अंदर चूँकि ये कुछ इस तरीके का इनका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होता है तो ट्रिपल बॉन्ड होता है इसमें, तो ये sp है, इसलिए हमारा जो 4 ऑप्शन है ये करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। कहा गया है स्ट्रक्चर ऑफ अमोनिया बताएं। अमोनिया का हम पहले ही स्ट्रक्चर डिस्कस कर चुके हैं, NH3 फार्मूला है इसका। और अगर इसके पास देखें तो नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स जो हैं इलेक्ट्रॉन्स ये टोटल इसके पास हैं 3 और लॉन पेयर इसके अंदर 1 है। बेसिक जियोमेट्री इलेक्ट्रॉन पेयर जियोमेट्री इसकी जो है वो इलेक्ट्रॉनिक जियोमेट्री वो है टेट्राहाइड्रल। और जब हम इसका स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं तो हमारे पास N और H लेवल स्ट्रक्चर में इसके ऊपर यहाँ पे एक हमारे पास लॉन पेयर आता है, तो इसकी ज्योमेट्री जो है वो टेट्राहाइड्रल से पैरामाइडल बन जाती है, ट्राइगोनल पैरामाइडल। तो ये इसकी करेक्ट ज्योमेट्री है। तो यहाँ पे ऑप्शन में देख लें कि ट्राइगोनल पैरामाइडल कहाँ पे है, तो यहाँ पे ट्राइगोनल पैरामाइडल का ऑप्शन है, तो ये राइट ऑप्शन होगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया कि बताएं फॉलोइंग पेयर में से कौन सा ऐसा पेयर है जिसकी ज्योमेट्री जो है वो सेम है। पहले के अंदर देख लेते हैं हम। पहले में CH4 की जो है वो टेट्राहाइड्रल है, आपको मालूम है इसके अंदर 4 बॉन्ड पेयर हैं तो टेट्राहाइड्रल है। लेकिन जब दूसरे SF6 की देखते हैं तो SF6 में बेसिकली S के अंदर जो है वो टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर जो होते हैं वो 4 होते हैं और 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स की वजह से वैलेंस इलेक्ट्रॉन के अंदर 3 इसके बनते हैं। और जब हम इसके स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं तो बेसिकली इसका एक लॉन पेयर रह जाता है और इसकी बेसिक जो ज्योमेट्री है वो ट्राइगोनल बाईपैरामाइडल बनती है। लेकिन इसके अंदर फिर एक जो होता है वो लॉन पेयर होता है, तो इससे ये वाली जो ज्योमेट्री है ये स्क्योर प्लेनर बन जाती है, स्क्योर प्लेनर। तो SF4
4 में आई थिंक सिक्योर प्लेनर नहीं होती है इसकी, वो XeF4 की होती है। इसकी बनती है सीसा, इसकी सीसा ज्योमेट्री बनती है, ये सिक्योर प्लेनर नहीं बनती। इसमें एक लॉन पेयर होता है, कुछ ज्योमेट्री इस तरह की बनती है, यहाँ पे लॉन पेयर होता है और यहाँ जो है वो यहाँ एक बॉन्ड पेयर, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, तो सीसा ज्योमेट्री बनती है। इसका मतलब ये दोनों ज्योमेट्री सेम नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन नहीं है। दूसरे में देखें तो NH4+ की जो है वो टेट्राहाइड्रल है, लेकिन XeF4 की जो है वो सिक्योर प्लेनर है, तो ये वाला भी हमारा जो है ये राइट ऑप्शन नहीं है। तीसरे में देखें तो CH4 की जो है वो टेट्राहाइड्रल है और NH4+ की भी टेट्राहाइड्रल है, तो ये करेक्ट ऑप्शन है। SF4 की हमने पढ़ा सीसा है और XeF4+ की जो है ये भी सिक्योर प्लेनर होती है, तो ये वाली भी जो है ये हमारी ज्योमेट्री नहीं है, तो राइट ऑप्शन इसका होगा 3। अब XeF4 की जो है इसमें देख लीजिएगा ये ऑक्टाहेड्रल बेसिकली होती है, 2 लॉन पेयर होने की वजह से फिर ये कुछ इस तरीके से स्क्वायर प्लेनर बन जाती है हमारे पास, और यहाँ पे लॉन पेयर्स होते हैं, यहाँ बॉन्डिंग पेयर्स होते हैं। अगेन अ वेरी इजी क्वेश्चन कि हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम बताएं मिथेन के अंदर। फार्मूला ये होता है CH4, और आपको मालूम है कि इसके अंदर टेट्राहाइड्रल ज्योमेट्री होती है, और हाइब्रिडाइजेशन C की इसके अंदर sp3 होती है, चूँकि 3 S के होते हैं और एक S का होता है और 3 P के, और 4 जो है वो बॉन्ड पेयर आपस में मिलकर sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बनाते हैं, तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो 3 होगा। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो है वो क्या एग्जिबिट करता है, तो डायामैग्नेटिज्म क्या वो कब देता है और पैरामैग्नेटिज्म कब देता है। तो इसके लिए मैंने एक टेबल साथ में शेयर किया है कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में अगर O2 पॉजिटिव हो तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 2.1 होता है और वैलेंस इलेक्ट्रॉन सिंगल होता है, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से पैरामैग्नेटिक बिहेवियर इसमें आ जाता है, तो O2+ पैरामैग्नेटिक देता है। O2 में 2 जो हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर होता है और 2 ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी अनपेयर्ड होते हैं, इसलिए ये पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करते हैं। O2- में सिंगल इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है और ये भी पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करता है, जबकि O2 जो है इसके अंदर 0 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है और ये डायामैग्नेटिक बिहेवियर शो करता है। तो याद रखिएगा सिर्फ सिंगल मॉलिक्यूल O2 का ऐसा पॉसिबल है जो डायामैग्नेटिक बिहेवियर शो करता है, बाकी सारे जो हैं वो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करते हैं। ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट टेबल है, आप PPSC के एग्ज़ाम में इसको लाजमन याद करके जाएं। तो यहाँ पे फिर हमारे पास जो है करेक्ट ऑप्शन आएगा पैरामैग्नेटिक। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया है कि फॉलोइंग में से किसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3d है। sp3d मीन्स कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर कितने होंगे, एक S का और 3 P के और एक D का, यानी टोटल होने चाहिए 5। तो ज़रा चेक करें, इसके अंदर तो 4 होते हैं, लिहाजा ये तो ऑप्शन नहीं होगा। SF4 में हमने डिस्कस किया था कि इसकी जो बेसिक ज्योमेट्री है वो हमारे पास बाईपैरामाइडल होती है, ट्राइगोनल बाईपैरामाइडल, और इसके अंदर जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर वो 5 होते हैं। तो ये वाला जो हमारा ऑप्शन है इसके अंदर एक लोन पेयर की वजह से ये सीसा शेप बन जाता है, जो कि लास्ट में हमने डिस्कस भी किया है। यहाँ पे जो होते हैं इसके सारे इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं, और ये वाली जो पोजीशन है इस पर इसका लोन पेयर होता है, तो ये वाला हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। फर्दर हम देख लेते हैं XeF4 को, तो इसकी ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होती है, ये sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन बनाता है, और ये वाली इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या थी, इसकी sp3 थी। XeO-F4 को देख लें तो इसके अंदर भी जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो कम्प्लेक्स होती है, sp3d2 होती है या d2sp3 होती है। तो ये भी हमारे पास जो है ये हमारी जो हमें रिक्वायर ऑर्बिटाइजेशन हाइब्रिडाइजेशन है ये नहीं बनाता, तो राइट ऑप्शन जो है वो सेकंड होगा SF4। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया हाइब्रिडाइजेशन एंड SO2 के अंदर हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है। SO2 में चूँकि O के साथ डबल बॉन्ड होते हैं, तो ऑफ कोर्स इसकी जब डबल बॉन्ड होते हैं तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 बनेगी, तो राइट ऑप्शन इसका B होगा। क्वेश्चन नंबर 13 में द मोड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन एंड कार्बन इन CO का मैंने फार्मूला पहले भी डिस्कस किया है कि CO के अंदर जो है ये ट्रिपल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ बनाती है कार्बन, तो जहाँ भी ट्रिपल बॉन्ड होगा इसकी रिकग्निशन के लिए मैंने बताया था कि ये sp हाइब्रिडाइजेशन होती है।
तो फिर यहाँ पे भी sp हाइब्रिडाइजेशन होगी, यानी बेसिकली तो एक s का और एक c का और एक o का ऑर्बिटल आपस में करते हैं हाइब्रिडाइज, वो sp हाइब्रिडाइज होते हैं। ये जो ऊपर वाला पाई इलेक्ट्रॉन है और नीचे वाले पाई इलेक्ट्रॉन है, ये एम्प्टी ऑर्बिटल होते हैं कार्बन के ऊपर और ऑक्सीजन के ऊपर, जो कि आपस में ओवरलैप करते हैं और इससे ये ऊपर और नीचे वाला बॉन्ड बनता है। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp होगी, जो कि हमारा ए ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर। फॉलोइंग में से कौन सा है ऐसा है जिसका टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर नहीं है। तो जो हमारा ए ऑप्शन है, इसमें अगर आप देखें तो इसमें जो हमारे पास सल्फ़र है उसके साथ जो बॉन्ड बन रहा होता है ओ का, ये हमारे पास कुछ इस तरीके से होता है और ये एक ज्योमेट्री जो है टेट्राहाइड्रल होती है। अब यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना कि यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो इसकी वजह से इसकी हाइब्रिडाइजेशन पे कोई फ़र्क पड़ेगा। बेसिकली हम वेस्पर के अकॉर्डिंग इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं और वेस्पर ने ये कहा था कि डबल बॉन्ड को हमेशा हम सिंगल कंसिडर करेंगे, तो इसकी जो यहाँ पे ज्योमेट्री है वो टेट्राहाइड्रल ही बनेगी। तो यहाँ पे फिर ये वाला तो करेक्ट हो गया। दूसरे में अगर हम देखें तो ये हमारे पास एस, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ इसमें जो दो हैं जो डबल बॉन्ड होते हैं और बाकी दो के ऊपर जो है वो नेगेटिव है, तो ये ज्योमेट्री भी हमारे पास अकॉर्डिंग टू वेस्पर जो है ये टेट्राहाइड्रल है। तो दोनों ज्योमेट्रीज ए और बी के टेट्राहाइड्रल। BF4 नेगेटिव में देखें तो इसमें बी और इसमें भी जो हमारे पास बाकी फ्लोरीन के जो मोनोवेलेंट एटम्स हैं वो इसके साथ अटैच होते हैं और इनके ऊपर जो है ओवरऑल नेगेटिव चार्ज होता है। तो यहाँ पे भी अगर हम देखें तो जो यहाँ पे कम्बिनेशन बन रहा है और इसकी जो अकॉर्डिंग टू वेस्पर ज्योमेट्री है वो टेट्राहाइड्रल है। लेकिन अगर लास्ट क्वेश्चन को आप देखते हैं तो लास्ट क्वेश्चन में XE जो है इसके पास दो लॉन पेयर होते हैं, जो एक यहाँ पे होता है और दूसरा यहाँ पे, ये दोनों लॉन पेयर होते हैं और बाकी ये चार फ्लोरीन के साथ यहाँ पे स्क्योर प्लेनर एक ज्योमेट्री बना रहा होता है। तो ये वाली जो लास्ट ज्योमेट्री है ये वाली हमारे पास जो है ये टेट्राहाइड्रल नहीं है, बाकी ऊपर वाली तीनों ज्योमेट्री जो थी वो टेट्राहाइड्रल थी। तो हमारा लास्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 15 पेपर्स के अंदर पास पेपर्स में मैंने देखा है इस क्वेश्चन को, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहा गया है कि पेंटागोनल बाईपैरामाइडल शेप कौन सी है फॉलोइंग में से। पेंटागोनल बाईपैरामाइडल, ये देखिएगा ये पहली मरतबा आप देख रहे होंगे, ना तो मैंने टेबल में इसको एक्सप्लेन किया है और ना ही इसको किसी और जगह पे आपने, मुमकिन है आपने देखा हो जब आप वेस्पर को पढ़ रहे हो। तो ये बेसिकली होती है जब AB7 टाइप होती है। हमने जो टेबल में डिस्कस की थी वो AB6 तक थी, तो ये AB7 फार्मूले के मुताबिक है पेंटागोनल बाईपैरामाइडल शेप। तो SF6 आपको पता है ये कौन सी शेप्स होती है, ये ऑक्टाहेड्रल है इसकी शेप। TEF6 ऑक्टाहेड्रल है और PF5 जो है ये हमारे पास ट्राइगोनल बाईपैरामाइडल है, बाईपैरामाइडल। फिर जो लास्ट हमारे पास शेप है ये इसमें आप देख सकते हैं ये भी है AB7 टाइप और यही हमारा करेक्ट ऑप्शन है, ये है पेंटागोनल बाईपैरामाइडल शेप। तो ये करेक्ट सीक्वेंस है इसका। राइट ऑप्शन क्या होगा, फिर राइट ऑप्शन 4 होगा। ये थी आज की एक शॉर्ट वीडियो जिसके अंदर हमने VBT और वेस्पर के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे उनको किया और उसके रिलेटेड जो हमारे पास ट्रिक्स थी उन ट्रिक्स और टिप्स को इस्तेमाल किया और इन दोनों थ्योरीज़ को किया। इनके बाद एक थ्योरी रह गई है हमारी, वो है MOT, उसको हम करेंगे और उसके कॉन्सेप्ट्स को भी देखेंगे। लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ मेंशन करना चाहूँगा कि ये जो वेस्पर और VBT थी इनकी हमने इनऑर्गेनिक अप्रोच को नहीं डिस्कस किया, बस एक दो न्यूमेरिकल्स या MCQs आए हैं जिसमें हमने इनऑर्गेनिक अप्रोच को डिस्कस किया, जिसमें निकल वाला था और प्लाटिनम वाला था। हम जब इनऑर्गेनिक को डिस्कस करेंगे इन डिटेल तो उसके अंदर इसके स्ट्रक्चर्स को बाकायदा डिस्कस करेंगे और फिर इसके स्ट्रॉन्ग और वीक लिगेंड अप्रोच और CFTs को इसके साथ मिला कर डिस्कस करेंगे। तो इस तरीके से हम PPSC की जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं उनको भी देखेंगे और आने वाली वीडियो के अंदर हम एसिड बेस को देखेंगे या फिर केमिकल इक्विलिब्रियम को देख सकते हैं। तो इन तमाम वीडियोस को सुनने के लिए और PPSC की इफ़ेक्टिव तैयारी करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ चैनल को शेयर करें ताकि वो भी इस कंटेंट को अवेल कर सकें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।